हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप दुबे सिंकोर स्टेट एग्जाम पर आप लोगों को जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने के लिए आया हूं। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन आप लोगों को मिली है सीरीज, उसमें आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है आप लोग पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जैसे ही आप इस वीडियो पे आ रहे हो तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो अब आपसे 90% क्वेश्चन होने चाहिए इस सीरीज के, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम में या जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी जब प्रीवियस ईयर के हम लोग सवाल कर रहे हैं तो आप लोग ऑलरेडी 4 क्लास ले चुके हो, अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन को मुझसे पहले एटलीस्ट एक बार आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलिए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। हुआ क्या कि किसी ने कोई पैसा दिया ब्याज पे, लेकिन वो 20 वर्ष में 3 गुना हो गया। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, उसने जो भी पैसा दिया होगा, पी पैसा दिया होगा तो 3 गुना हुआ है। ब्याज कितनी मिली होगी? सर ब्याज उसको 2p मिली होगी। अगर उसने 100 रुपए दिए होंगे तो ब्याज 200 रुपए मिली होगी, क्योंकि 3 गुना हुआ है, अमाउंट 3 गुना हुआ है, ना कि ब्याज 3 गुनी हुई है। तो यहां से अगर मैं पूछना चाहूं, देखिए बेसिक में पढ़ा चुका हूं, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अब हम स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होने चाहिए इन क्वेश्चंस के, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं दोस्तों, तो अमाउंट इसका 3 गुना हुआ है। अगर 3 गुने अमाउंट की बात करी जा रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एसआई जो भी रही होगी, एसआई परसेंटेज वो आप लोगों की 200% रही होगी। बोलिए हाँ या ना। क्यों रही होगी 200%? एसआई परसेंट 200% इसलिए रही होगी दोस्तों क्योंकि जैसे ही आप लोगों को पता चला 3 गुना हुआ है, मतलब सर 2 गुना जो है वो उसको ब्याज मिली है। 1 गुने की वैल्यू 100% होती है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है। बाकी बेसिक से तो आप लोगों को 14 क्लास हैं, आप लोग वहां से देख ही लोगे। अब दोस्तों जब 200% है, एसआई परसेंटेज की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या होती है? आर इंटू में टी बराबर में आपका एसआई परसेंट जो 200% दिया गया है, तो आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन टी की वैल्यू तो पता है। कितनी है सर? 10 ईयर है। अब यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं 200%, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी? 20 वर्ष है, तो यहां पर जो आपका समय है दोस्तों वो निकल के आएगा 20 ईयर्स 20। तो यहां से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आर की वैल्यू निकल के आ गई 10%। सर यहां से जो रेट है आप लोगों की दोस्तों, ये 10% के आसपास है। मतलब एक बात क्लियर है बिल्कुल कि रेट हमारी 10% निकल के आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसी साधारण ब्याज दर पर कि कितने वर्षों में इसकी दुगनी होती है। अब जो ब्याज है वो इससे इसी पैटर्न से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब अगर मैं इसको दुगनी करना चाह रहा हूं तो इसका मतलब सर दुगनी का मतलब अमाउंट डबल हो रहा है। एसआई परसेंट वापस से 100% होगी। तो आप लोग बोले सर एसआई परसेंटेज बराबर 100%। यहां से अगर मैं बात करूं, आपसे टाइम पूछा है, R10 निकल के आ गया, इंटू में टी बराबर में 100, तो टी बराबर निकल के आ गया दोस्तों 10 ईयर। आप में से काफी लोगों को एक चीज लगेगी कि सर ये सवाल आसान थे, क्यों आप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जा रहे हो? मेरे भाई, अगर हम लोग क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच अभी नहीं सीखेंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे? क्योंकि हर वेंडर कोशिश कर रहा है आपकी टेस्टिंग स्पीड को टेस्ट करने की। जब स्पीड टेस्ट करने की बारी आती है दोस्तों, आप सीजीएल का एग्जाम उठा के देखिए, जीडी का एग्जाम उठा के देखिए, अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर उसके जो स्मार्ट अप्रोच हैं उनको आप लोग सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, यदि लाभ परसेंट 29 है। याद करो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में सीपी और एसपी का एक वो बताया था रेशियो, कि सीपी अगर 100 है तो एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस होगा। प्लस प्रॉफिट के लिए आएगा और लॉस के लिए माइनस आएगा। बोले सर याद आ गया। अगर दोस्तों सीपी कितना है आप लोगों का? सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा? आप लोग बोलेंगे सर 29% का प्रॉफिट है, तो 129 ये निकल के आ गया आपका एसपी। पूछा क्रय मूल्य गया है आप लोगों से। अगर सीपी पूछा गया है दोस्तों तो एसपी 4644 जो वैल्यू है वो 129 की वैल्यू है, इनटू में हम लोग कर लेंगे 100। तो अब यहां से क्या करना है देखिए और समझिए। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने या मेरी टीम ने क्वेश्चन कोई भी डिजाइन नहीं किए गए, ऑप्शन भी सेम टू सेम लिख के लेके आए हैं। यहां से आप लोग एक चीज फील कर पाओगे या समझ पाओगे कि सर 9 से अगर मैं इसको काटूंगा
तो ये नंबर पूर्ण रूप से डिवाइड एक ही कंडीशन पे होगा। वो कंडीशन कौन सी होगी? 9 छक्के 54, बोलिए हाँ या ना। 9 पन्ना 45 पॉसिबल ही नहीं है सर। 9 गुणा 9 81 और 8 नाम 72 2। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए भाई। और ये एक दिन 2 दिन में नहीं आता, लगातार प्रयास, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तब क्वेश्चन के साथ दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। चलिए, रुपए 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीनों का एसआई रुपए 252 है। ब्याज की दर क्या है? सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताइए, यहां पर 2 वर्ष 3 महीना जो टाइम दिया गया है, इस टाइम के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कैसे समझोगे? देखो क्या 2 वर्ष 3 महीने को इसको लिखेंगे 2। अब सर महीने को चेंज कर रहे हैं ईयर में, तो 3/12, तो ये क्या निकल के आएगा? 1 से 4, तो 4 दूनी 8, 9/4 ईयर निकल के आ गया सर 9/4 ईयर। हाँ या ना फटाफट से बोलिए। टाइम कैसे चेंज किया जाता है दोस्तों? याद करो, एसआई की पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था, सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में, रेट और टाइम कब कब चेंज होंगे और किस रेशियो में चेंज होंगे। तो यहां से आप लोग बोलेंगे कि सर एसआई बराबर में हो जाएगा PRT अपॉन में 100। तो एसआई कितना है सर आपका? एसआई दोस्तों आपको दिया गया है कितना? 252 रुपए, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल आप लोगों का 1600 रुपए है। रेट आप लोगों से पूछी गई है। टाइम आप लोगों को दिया गया है 9 सही 9/4 ईयर, इंटू में 100 तो फॉर्मूले का आता ही है। 4 से काटूंगा इसको, 400 है, इसको 4 बार। 9 से अगर हम लोग इस नंबर को काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये सब 28 निकल के आ गया। तो आर बराबर 7%, 7% की रेट निकल के आ गई। बोलिए हाँ या ना। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? क्वेश्चन का पैटर्न देख के दोस्तों डरा मत करो कि सर इसमें तो इसने टाइम अजीब और गरीब कंडीशन में दे दिया। इससे स्मार्ट सॉल्यूशन इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपको मिल जाए, आपको ना किसी किताब में मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। और दोस्तों इससे स्मार्ट सॉल्यूशन अगर आपको बनाने हैं तो वो आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ एक चीज साथ जाती है, वो आपका दिमाग है। और दोस्तों दिमाग तो फिर आपको शार्प करना पड़ेगा पहले ही। देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल है दोस्तों, सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप इसको समझने की। अगर दोस्तों ऐसे सवाल आप लोगों ने देखे तो खूब होंगे। अब जब देखे हैं तो इनको सॉल्व करने का पैटर्न भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया। अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड का एग्जाम लिखने बैठते हो, अगर मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं, तो फिर आपको एक कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो समझते हैं, देखिए सबसे पहले √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। अब अगर मैं इस नंबर का मुझे क्या करना है कि नॉर्मली दोस्तों अंडर रूट जो होता है वो अगर अपॉन में हो तो हम लोग उसको पसंद नहीं करते, या फिर मैथ की भाषा में उसको पसंद नहीं किया जाता। तो इसको उठाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या? √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 माइनस का 1। याद आ रहा है क्या आपको? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में क्या होता है दोस्तों? a² माइनस का b²। बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ, याद आ गया। अब सबसे पहले नीचे की बात करता हूं मैं। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3a² माइनस का b² तो 1। अब आते हैं ऊपर भाई, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2√3। तो ये क्या निकल के आएगा? बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूं मैं। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 + 1 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन में 2। अब यहां से अगर 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 2 माइनस का √3। बोलिए हाँ या ना। चीजें समझ में आ गई क्या आपके? चलिए 1 मिनट अंडो कर लेते हैं इसको। हाँ देख लीजिए, ये निकल के आ गया क्या? 2 माइनस √3। अब अगर ये निकल के आ गया, इस नंबर को यहां से आप करिए और यहां लेके आ जाइए। कहां पे? यहां पे 2 माइनस का √3। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? सर a की वैल्यू तो 2 निकल के आ गई, जबकि b की वैल्यू -1 निकलेगी। आप कंपेयर करना तो जानते होंगे, कंपेयर कैसे करते हैं? a की जगह पर 2 है, बिल्कुल ठीक है सर। √3 से √3 कट जाएगा, आप लोग b की वैल्यू -1। बोलिए हाँ या ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही जवाब है। ऐसे पैटर्न को दोस्तों सीखना आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का पेपर लिखने जा रहे हो तो। चलिए देखते हैं, किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं
70% महिला स्टाफ है, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपको पता है क्या, ट्री मेथड मेरा वाला, कौन सा वाला, ग्राफ बोलो या ग्राफ मेथड बोल लो इसको, जहां हम लोग सिंगल लाइन में क्वेश्चन को घुमाते हैं। चलिए मैंने मान लिया 100 लोग हैं स्टाफ में, इसमें से मेल और फीमेल, तो दोस्तों मेल जो है, मेल कितने होंगे, 60% मेल हैं, और फीमेल कितने होंगे, 40%। अब आप में से कोई ऐसे मत बोलना, अगर मेरे पास स्टाफ की बात करी जाए तो वो स्टाफ दो कैटेगरी में होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब आप में से कुछ समझदार लोग बोलेंगे सर स्टाफ तो तीसरी कैटेगरी का भी हो सकता है, उसको भी आप लोग कंसिडर मत करो, बेसिक कंडीशन मेल और फीमेल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेल में 60 और फीमेल में 40 हो गए। इसके बाद में 70% महिलाएं, तो 70% महिलाएं अब ये मैरिड हो गई और ये अनमैरिड हो गई। महिलाएं कितनी अनमैरिड हैं, अब पूछा क्या गया, अविवाहित के बारे में पूछा गया है। मतलब सर 70% महिला अगर विवाहित हैं तो 30% अविवाहित होंगी, तो इसको निकाल लेंगे, 12 निकल के आएगा क्या, क्योंकि इसका 30% बिल्कुल ठीक है सर। आगे क्या बोला गया है, जबकि 50% पुरुष स्टाफ, तो मुझे तो अनमैरिड से मतलब है भाई, मैरिड आप यहां रखो, अनमैरिड यहां, आधे लोग अनमैरिड हैं 50%, तो 30 लोग ये निकल के आ गए। अब पूछा क्या है, अनमैरिड तो 30 ये हैं, 12 ये हैं, तो 42% लोग जो है स्टाफ में वो अनमैरिड हैं। फटाफट से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, चीजें आपकी समझ में आने लग जाएंगी कि सर इस ग्राफ मेथड से क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और काफी जल्दी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन दोस्तों। डिविजिबिलिटी में अगर भविष्य में मैं बात करूं, जीडी के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अब जब वो स्पीड चेक कर रहा है तो वो ये भी चाहेगा कि आपसे एक कॉन्सेप्ट ना पूछ के वो आपसे एक दो कॉन्सेप्ट लगातार पूछ ले। जब वो एक दो कॉन्सेप्ट पूछेगा तो इसी तरीके से पूछने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं, हमें नंबर दिया गया है 23474, किससे विभाजित है। सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, अगर अंतिम डिजिट है तो 2 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट हैं तो 4 से है, लास्ट के 3 डिजिट हैं तो ये 8 से है। इस तरीके से पैटर्न चलता है। सबसे पहले देखता हूं मैं 2 और 4 से, सर 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक है, 2 से तो है। अब अगर ये 74 को उठाऊं तो 74 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 8 नाम 72, मतलब अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 72 और 76, 74 डिविजिबल है ही नहीं। अगर 74 डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन गया, क्योंकि 4 से नहीं है। अब अगर 3 से बात करूं दोस्तों, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट दिए गए इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3 से 3 गया, 4 और 2 6 गया, 7 और 4 11, नहीं हो रहा भाई, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचे हैं। 2 से तो दोनों ही कंडीशन में है। अब हम लोग 11 चेक करते हैं। 11 क्या कहता है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझना अब आप लोग ध्यान से। 2 3 4 7 4। अब यहां से मैं अगर 2 और 4 तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और 2 10, बिल्कुल ठीक है। और इनको जोड़ोगे तो भी क्या निकल के आएगा, 10 और 10, मतलब डिफरेंस 0 का निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों को जोड़ने पर, ऑड प्लेस के डिजिट को और इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ने पर डिफरेंस 0 आता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। और ये बात अब आप लोग यहीं से समझ जाना कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2 and 11 ओनली, और यहां क्या कह रहा है 2 ओनली, तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन केवल 2 से नहीं है, 11 से भी डिविजिबल है। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे चलते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5 और 6 है, बिल्कुल ठीक है। याद करो रेशियो में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बोले सर रेशियो में आपने एक चीज बताई थी कि कोई भी नंबर अगर हटके रेशियो से हम लोग सेपरेट लेके आते हैं तो वो कोफिशिएंट का काम करता है। मैंने कहा रे वाह, मजा आ गया। अब आप लोग मुझे एक चीज और बताना, इनकम कहां खर्च होती है, एक तो उसकी जाएगी उसमें इतने रुपए की बचत, सेविंग में, प्लस का एक्सपेंडिचर। याद करो मेरी परसेंटेज की वीडियो, जहां मैंने बताया था कि इनकम 2 जगह खर्च होती है, या तो आप सेविंग कर रहे हो या एक्सपेंडिचर कर रहे हो। फिर आप में से काफी लोग बोले थे सर ये वो, मैंने बोला था सब एक्सपेंडिचर में आएंगे। एक्सपेंडिचर में सेविंग एफडी में कराओ, पासबुक एफडी में कराओ, शेयर मार्केट में करो, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ही आपकी सेविंग है। अगर इनको ओपन कर देता है तो अलग बात है, ओपन नहीं कर रहा तो ये है। जैसे कि
आरपीएससी अपना एग्जाम कराती है, अलग अलग एग्जाम अंदर जाके। सेविंग होती है अलग, अगर वो खोल देता है इन्वेस्टमेंट वगैरह वो अलग चीज है। तो अपने को इतना समझना है कि इनकम दो चीजों पर डिपेंड करती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बराबर कर दो सेविंग और एक्सपेंडिचर को, आप इनकम पे पहुंच जाओगे किसी की भी। ठीक है, चलिए अब एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक रेशियो का लगेगा। अगर पी और क्यू की आय का अनुपात 5 के और अपॉन में है उसका 6 के। अब आप लोग बताइए टोटल इनकम कितनी है सर? 5 के और 6 के। इसमें से प्रत्येक माह वो 200 रुपए खर्च करते हैं, प्रत्येक बंदा प्रति माह 200 रुपए खर्च करता है। मतलब अगर मैंने इनकम में से 200 रुपए घटा दिए, मतलब इनकम में से मैंने उसकी सेविंग माइनस कर दी, तो अब क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर जो व्यय है उसका रेशियो क्या दिया गया है? 3:4 दिया गया है। तो ये निकल के आएगा 5 20 और 36 18। सर 2 के बराबर में देखिए कैलकुलेशन ऐसे करना सीखिए, क्या 5 गुणा 4 20 किया और 36 18, मतलब गुरुजी डिफरेंस हम लोग यहीं से ले लेंगे। तो 2 के बराबर में क्या होगा दोस्तों? माइनस का 800 माइनस का 600 बराबर 200। तो के बराबर निकल के आ गया दोस्तों आपकी वैल्यू 100। पूछा क्या गया है? क्यू की आय कितनी है भाई? तो क्यू की आय तो 6 थी, तो 600 कर दो और ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। बताइए हाँ या ना, चीज समझ में आई क्या? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना याद रखना और याद रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पैटर्न आपको रिपीटेड होता हुआ मिलेगा खूब सारे एग्जाम्स के अंदर। अगर 2 रेशियो देने के बाद फिर लगता है यार सर ये तो क्या ही पूछ लिया इसने, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ गया, कुछ भी पूछे वो आपसे, चलिए ठीक है। दोस्तों जब भी कोई नया पैटर्न आता है तो मैं उसको एक बार बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं, फिर उसी पैटर्न को हम लोग वापस सॉल्व करते हैं। फिर मैं इसकी एक अलग अप्रोच बताता हूं, जिससे जो लोग एक बार चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं वो इस प्रॉपर एक दोस्तों ट्रेनिंग बैच है ये। अगर आपने यहाँ पे सारी क्लासेस अटेम्प्ट करी दोस्तों, उसके बाद आपको खुद को ही लगेगा कि सर मैथ के अंदर तो मैं काफी कंफर्ट जोन में जा चुका हूँ। धीमे धीमे दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे बोलते हैं ना कि अपन एक कोई दोस्त होता है, उस दोस्त से पता नहीं यार कब हम लोग इतने क्लोज आ जाते हैं कि जब वो हम दोनों रूममेट जब कोई रूम छोड़ के जाता है, वो कहीं जॉब लग जाती है, वैसे लगता है यार ये क्या हुआ, एकदम अजीब सा लगता है ना। ऐसे ही कंप्लीट मैथ्स को आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि कब आपके दिमाग में घुस गया और चीजों में आप कंफर्टेबल हो गए। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि राम 3 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो वह समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के रेशियो वाले तरीके भी हैं, फॉर्मूले वाला तरीका भी है, लेकिन अब आप बेसिक समझना। लेट मैंने मान लिया कि डी डिस्टेंस है, सबसे पहले फॉर्मूला बताना मुझे, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब अगर वो 3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रहा है और फिर क्या कर रहा है वो सर 4 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रहा है और टाइम का डिफरेंस 10 मिनट, मतलब 10/60 हावर। बताइए कितने लोगों की समझ में ये पॉइंट आ गया? क्या समझाया मैंने? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है भाई। तो डिस्टेंस को अगर मैं 3 डी डिस्टेंस मान ली, क्योंकि डिस्टेंस ही पूछी है, अगर वो पहले गया स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में, दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 और 4। याद करो मैं हर बार समझाता था एक चीज आपको कि -6 से 0 तक आने में आपको कितना चलना पड़ा? 6। अब वापस 6 तक जाने में कितना चलना पड़ेगा? 6। मतलब इतना है कि आप आगरा से जयपुर आए, मतलब 200 किलोमीटर चल के आ गए, जयपुर से अब आपको अलवर जाना है तो 150 और चलना पड़ेगा, 350। इस चीज को समझ पा रहे हो क्या कि नेगेटिव से पहले आप पॉजिटिव तक आए वो दूरी भी, और उसके बाद पॉजिटिव से फिर आपके टारगेट तक गए वो दूरी। मतलब सीधा सा क्लियर है सर कि पहले जो था वो उसको 6 मिनट की देरी हो रही थी, तो पहले उसने 6 मिनट की देरी खत्म करी, तब जाके वो 4 मिनट पहले वाली कंडीशन पे पहुंचा है। तो यहां से अगर मैं देखता दोस्तों तो ये निकल के आ रहा था मेरा 10 मिनट, इसको मैंने जब हावर में चेंज किया तो 10/60 ये निकल के आ गया आपका हावर। तो देखिए 4 × 3 तो दोस्तों निकल के आएगा D/12 बराबर में 10/60। इसको अगर मैं काट दूं तो 12 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो डिस्टेंस निकल के आ गई दोस्तों आप लोगों की 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर निकल के आ गई। फटाफट से बताइए कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? क्या आप कॉन्सेप्ट की गहराई तक जा पाए क्या? बाकी इसका शानदार बेसिक तरीके दोस्तों, आप जब भी देखो क्वेश्चन को पहली बार
तो फिर आप लोग पहले उसका बेसिक्स जानने की कोशिश किया करो, फिर आप उसका एक प्रॉपर मेथड 2-3 जानिए और फिर लास्ट में जाके स्मार्ट अप्रोच तो आप लोगों को सिखाई देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है और 2275 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, ये है भाई साहब आपकी क्या स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 90 इंटू में 5 बटे में 18, या फिर आप लोग डायरेक्ट याद कर लो यार कि 18 से काटोगे 5, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 मीटर पर सेकेंड। कुछ चीजें आपको आंकड़े याद होने चाहिए, 10, 12, जैसे 10 का, 20 का, 25 का, इससे आपकी स्पीड बूस्टिंग हो जाएगी। अब बोला क्या गया है, टाइम बता दीजिए, दूरी कितनी थी भाई 2275 की दूरी थी, 25 की स्पीड से चल रहा है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और आप लोग आंसर तक पहुंच जाइए। देखिए 25 गुणा अगर मैं करूंगा 9 तो 225, बचे कितने 2 और 5 25 बचे, तो अब हो जाएगा आपका 91। देख लेना दोस्तों 91 आंसर आ रहा है, फटाफट से आप लोग देखिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ परसेंट 32 है तो लाभ का मान क्या होगा। आसान सवाल है, आसान सवाल है और आसान सवाल है। सीपी आपको दिया गया है कितना है 360 है, एसपी आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना 132 अपॉन में 100। चलिए फटाफट से सभी के सभी सॉल्व करके इसका आंसर बताना और बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद है कि आपके लिए जो सेशन चलाया जा रहा है इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हो रहा है और चीजों को आप लोग आसानी से समझ पा रहे हो। जब आप लोग दोस्तों चीजों को समझते हो तब ये आपका कॉन्फिडेंस आता है। डीमोटिवेशन और मोटिवेशन इसका दो ही चीजें होती हैं। जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो, आप जो चाहते हो वो कर पाते हो, तो वो मोटिवेशन है। जब आप करना चाह रहे हो कुछ और हो कुछ रहा है, वो डीमोटिवेशन है। तो डीमोटिवेशन से बचने के लिए आपको अपने आप को जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में एफर्ट डालने हैं, फिर आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ सर ये चीज एकदम ठीक है। तो चलिए दोस्तों मस्त तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। वीडियो को आप लोग शेयर करिए। चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।